क्योंकि इनका E बाय एम रेशो अलग आ रहा था, यानी ये इलेक्ट्रॉन से अलग थे। क्योंकि ये कैथोड की तरफ भाग रहे थे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और भी चीजें की गई सिमिलर चीज। मैंने क्या करा, हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द rest of the portion of the atomic structure. In that we are starting from the E by m ratio because we have left in the last session at E by m ratio lectures. So please go and watch them and come to this lecture. So without doing much ado, let's start the discussion. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ई बाय एम रेशो। अगर हमने लास्ट सेशन में देखे तो ई बाय एम रेशो की वैल्यू जो हमने दी थी वो थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो वो कैसे निकाली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, वो कैसे निकाली गई? तो हमने किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, हमने क्या लिया, एक गैस चैम्बर लिया यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया थ्रू द एमिटर। तो बैटरी की पोटेंशियल जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत बहुत हाई था। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी गई वो बहुत ही कम प्रेशर पे 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भरी गई। वैक्यूम से हमने उसका प्रेशर कंट्रोल कर लिया और उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया। फिर हमने देखा एक रेस कैथोड रे से चल के आई और वो क्या करी, अगर हम परफोरेटेड एनोड लेंगे और उधर हम दूसरी साइड पे एक फोस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे कि ZnS लगा देंगे तो उस पर जैसे ही टकराएगी तो क्या होगा, ग्लो होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि कोई रेज हैं जो चल रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। अब उसमें उस गैस का या फिर कहें जो भी पार्टिकल था जो कैथोड से स्टार्ट हो रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, उस पार्टिकल का अगर हमें E बाय एम रेशो निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, राइट? तो E बाय एम रेशो कैसे निकालेंगे भाई? तो इसको थोड़े से डिस्चार्ज ट्यूब को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने क्या लगा दिया भैया, कैथोड ले लिया, एनोड ले लिया और क्या ले लिया, एक बैटरी लगा दी। और हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि आपका जो कैथोड है वो डायरेक्ट हिट करता है बी पे। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। सिंस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया और वो कहां जाके हिट करा, ए पे। फिर हमने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई करी और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरीके से लगा दिया। धीरे धीरे हमने मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चालू कर दिया। तो क्या हुआ भाई, ये कभी ए पे टकराया, कभी इधर टकराया, कभी इधर टकराया, कभी इधर टकराया। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती गई वो कहां पे आके रुक गया, बी पे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो कहां पे जाके स्ट्राइक कर रहा था, सी पे। और जैसे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई तो वो कहां पे अटैक करने लगा, धीरे धीरे वो बी की तरफ मूव करने लगा और बी पे जाके टकरा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक पोजीशन ऐसी आई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बैलेंस किया गया कि आपका जो पार्टिकल है वो कहां पे अटैक करे, बी पे अटैक करे। इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, आपका बराबर होगा। जब पार्टिकल कहां पे स्ट्राइक कर रहा है जी, पार्टिकल सीधा मूव करके बी पे स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें एक चीज पता चल गई भाई, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होगा, चार्ज इंटू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ई इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से अगर मैं निकालू तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी ई बाय वी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जब आगे चलोगे आप चैप्टर में, थोड़ा सा आगे चलोगे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे और वहां पे देखोगे ई वी, ई और वी जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल है। ये क्या है, पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा आपका, हाफ एम बी स्क्वायर के। और यहां से अगर ई बाय एम निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, कुछ इसके बराबर आ जाएगा। ये वी वेलोसिटी है और ये भी आपका पोटेंशियल है। तो ई बाय एम किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू पोटेंशियल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
बहुत बढ़िया भाई। तो वेलोसिटी कहाँ से निकल जाएगी? आपको पता है आपने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, आपको पता है आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो आपको ई बाई वी का रेशो यहाँ से मिल जाएगा, तो वेलोसिटी तो यहाँ से निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल की बैटरी आपने अप्लाई की थी वो यहाँ से पता लग जाएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा? ई बाय एम रेशो। किसी भी गैस के लिए ई बाय एम रेशो निकाल सकते हैं। तो जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने देखा कि क्या इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी आप गैस लेते हो तो ई बाय एम रेशो क्या आता है? आपका सेम आता है। इट मीन्स हर गैस के लिए ई बाय एम रेशो कैथोड रेज के लिए क्या आता है? सेम आता है। तो जो वो पार्टिकल है आपका, वो क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है, हर गैस में मौजूद है, और उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। उस पर चार्ज कैसा था? नेगेटिवली चार्ज था। और उसकी ई बाय एम की वैल्यू क्या आई? यानी कि चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू क्या आई? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। तो चलिए इस चीज को हम आगे यूज करेंगे और हम चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का दोनों कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिस तरीके से साइंटिस्ट आगे बढ़े, जिस तरीके से हिस्ट्री में चीजें हुई, हम अभी वो बात कर रहे हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अभी तक कर ली है एटम के अंदर, और उस पार्टिकल का ई बाय एम रेशो भी हमने क्या कर लिया है? निकाल लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके कुछ साल बाद क्या हुआ भाई? एक एक्सपेरिमेंट हुआ सेम डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसको नाम दिया गया क्या? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये क्या किया गया भाई? किसने किया? ये किया गोल्डस्टीन ने। किसने किया जी? ये इसको किया गोल्डस्टीन ने। किसमें किया? कौन से सन में? 1886 में किया। बहुत बढ़िया। इसने क्या किया? सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें गैस भरी, वैक्यूम के जरिए प्रेशर क्रिएट किया जितना भी उसको चाहिए था, और उसको पोटेंशियल यानी कि हाई पोटेंशियल बैटरी से अटैच कर दिया। किसको? उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड फिटेड थे, एक कैथोड था, एक एनोड था। कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच था, एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड था। बहुत बढ़िया। इस बार हमने फिर से गैस रखी और हमने क्या करा भाई? हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले हमने कैथोड को थोड़ा सा ऐसा सा बना दिया। देख रहे हो आप? इसमें कैथोड में क्या है? कुछ होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 होल्स हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा भाई? हाई पोटेंशियल बैटरी रखी, कैथोड को, इसको कहते हैं जिसमें छेद होते हैं उसको कहते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड कैथोड इस बार हमने यूज किया। और हमने क्या देखा भाई? क्या देखा? हमने देखा कैथोड से कुछ रेज स्टार्ट हुई, और वो कहाँ लगी? जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अगर इधर पे मैं कोई फोस्फोरेसेंट मटेरियल लगा दूं तो कैथोड रे स्टार्ट होंगी और वो जाके इस पे टकराएंगी तो ग्लो करेगा। कब कब टकराएंगी? जब इस एनोड को मैं कैसा बना लूंगा? इस एनोड को मैं परफोरेटेड बना लूंगा। बट अभी मैंने एनोड परफोरेटेड यूज नहीं किया। हमने किसको परफोरेटेड यूज किया है? कैथोड को। तो कैथोड से कुछ रेज निकली, बीच में एक गैस थी, जो रेस थी वो गैस से क्या करी? बम्बार्ड हुई, यानी कोलाइड की। और जैसे ही कोलाइड की, वो क्या हो गए? वो गैस जो थी वो हो गई आयोनाइज। अब जैसे ही आयोनाइज होगी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन आके उससे टकरा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? निकल जाएंगे गैस के, तो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज मतलब उस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज फिर किसकी तरफ दौड़ेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट हो गया है, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आपका कोलिजन की वजह से क्रिएट हो गया है, ये वापस से किसकी तरफ मूव करेगा भाई? परफोरेटेड कैथोड की तरफ। और क्योंकि इसमें क्या है भाई? इसमें मैंने क्या कर रखे हैं? होल्स कर रखे हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल लगा दूं जो किसी के टकराने से ग्लो करे, जिसको कहते हैं फोस्फोरेसेंट मटेरियल,
तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। इट मीन्स कोई रेस थी जो एनोड की तरफ से चल रही थी और किसकी तरफ मूव कर रही थी भाई, कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। बट पॉइंट नंबर 1, क्या ये बिल्कुल एनोड से स्टार्ट हो रही है? नहीं, ये कहीं इन बिटवीन, बीच से स्टार्ट हो रही है। जहां पे गैस आयोनाइज होगी, जहां भी गैस आयोनाइज होगी वहां से मूव कर जाएगी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और कहां जाके टकराएंगी, बैक साइड ऑफ कैथोड में, इफ कैथोड इज परफोरेटेड, और वो ग्लो करेगा। और इन्हीं रेस को क्या कहा गया भाई, एनोड रेज। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया भाई, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया। हमने जैसे कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली हमने एनोड रेज के लिए भी E/m की वैल्यू निकाली। और इस एनोड रेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उनके बारे में हम बात कर लेते। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या करा, E/m रेशो इन रेस के लिए निकाला। और इन रेस के लिए जब मैंने निकाला तो मैंने पाया कि जो E/m रेशो इनका आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के E/m रेशो से क्या है, कम है। पहली चीज, E/m रेशो जो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था हमने किस में खोजा था भाई, कैथोड रे में खोजा था। जो भी इस पार्टिकल का आ रहा है वो E/m रेशो इलेक्ट्रॉन के E/m रेशो से कम है। दूसरा चीज, E/m रेशो जो है, इसमें जब मैंने गैस अलग अलग भरी, अलग अलग गैस के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे एक चीज और मिली कि जब भी मैं अलग गैस भरता हूँ हमेशा E/m रेशो चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि E/m रेशो गैस पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स E/m रेशो नेचर ऑफ द गैस पे क्या है, डिपेंड कर रहा है। ये भी बात समझ में आ गई। एक और चीज हमने नोटिस की, जब मैं हाइड्रोजन गैस उस चेंबर में लेता हूं तो जो E/m रेशो आता है वो मेरा मैक्सिमम आता है। क्या आता है जी, E/m रेशो हाइड्रोजन गैस के लिए कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या देखा भाई, ये जो एनोड रेज हैं ये कहीं बीच से स्टार्ट होकर कैथोड की तरफ भागती है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है, जो कैथोड रेज निकल रही थी वो बीच में पड़ी हुई गैस को आयोनाइज कर रही थी। उस आयोनाइजेशन की वजह से पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज आया और वापस से वो कैथोड की तरफ भागी। तो दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन द गैस। अभी तो अब मैं कह रहा हूँ कि कैथोड रे आयोनाइज कर रही है, अब मैं कह रहा हूँ कि यही वाली मॉलिक्यूल भी आयोनाइज कर रहे हैं। भाई ये भी तो कोलाइड करेंगे किसी ना किसी से, ये कोलाइड करेंगे तो ये भी आयोनाइज करेंगे। तो दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन द गैस मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, फिर से दोहरा देता हूँ भाई। पहली चीज, ये कहीं बीच में से रेस चलती हैं और कैथोड की तरफ भागती हैं। कैथोड पे अगर मैं पीछे कैथोड को परफोरेटेड ले लूँ, उसके पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दूँ तो उस पर टकराएंगे तो ग्लो करेंगी। दूसरी चीज, इनका जो E/m रेशो है वो गैस के नेचर पे यानी गैस पे डिपेंड करता है। इनका जो E/m रेशो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम आता है। इनका जो E/m रेशो है वो इलेक्ट्रॉन से कम आता है। इलेक्ट्रॉन के E/m रेशो की बात करूं तो उससे कम आता है। ये क्या करती हैं, ये किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं और ये फिजिकल एंड केमिकल क्या कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज शो कर सकती हैं। इतना ही था जी एनोड रेज। क्योंकि इनका E/m रेशो अलग आ रहा था यानी ये इलेक्ट्रॉन से अलग थे, क्योंकि ये कैथोड की तरफ भाग रहे थे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और भी चीजें की गई सिमिलर चीज। मैंने क्या करा, व्हील लगाया, व्हील को इन्होंने घुमा दिया। मैंने क्या करा, कोई क्या रखा, कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस इनकी रेस के बीच में रख दिया तो इन्होंने शैडो क्रिएट की, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन।
इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही थी। ऑल अदर प्रॉपर्टीज, ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ these rays वर क्या भाई, मैचिंग विद किससे, ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ these rays वर मैचिंग विद किससे, ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ these rays वर मैचिंग विद कैथोड रेज। किससे मैच कर रही थी, कैथोड रेज से मैच कर रही थी। ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ these rays वर मैचिंग विद कैथोड रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमें पता चल गया भाई कि गैस में दो तरह के पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कि हमने कहाँ से डिस्कवरी की, कैथोड रे से डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन कुछ मटेरियल था। फिर हमने देखा भाई उस गैस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी है जो कि हमने एनोड रे से नोटिस किया, जिसका हमने E/m रेशियो कैलकुलेट किया और हाइड्रोजन के लिए जो मैक्सिमम आया। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। फिर हमने ये भी देखा भाई कि जो E/m रेशियो है हर गैस का अलग अलग आता है और इलेक्ट्रॉन से E/m रेशियो इसका क्या आता है, कम आता है। अभी तक हम यहीं तक हैं, हमने एनोड की और प्रॉपर्टीज देख ली, यानी कि हमें दो चीज़ पता चल गई भाई कि कोई भी गैस है या कोई भी चीज़ है उसमें एक तो पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों मटीरियल इफेक्ट शो करते हैं, यानी दोनों के दोनों पार्टिकल हैं। यानी कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसमें और छोटी चीज़ें भी हैं, जिसमें से एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज। आगे की बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू। डिस्कवरी ऑफ एनोड। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद एक और चीज की खोज हुई, वो था जी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, और उसको निकालने के लिए कौन आए, हमारे आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था R.A. मिलिकन। तो अगली चीज़ जो हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में चल रही है वो है कि हमने सबसे पहले देखा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, फिर देखा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने देखा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना निकला। तो हमने देखा भैया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन आया हमारे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन आया हमारे भाई, मिलिकन साहब आए। इन्होंने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया सन 1906 से लेके 14 तक, 8 साल तक ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, उन्होंने डिटरमाइन किया भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इतना आसान नहीं था अपना इतना सारा टाइम सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा देना, तो इसलिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये भी। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उन्होंने कितना पता किया, इससे उन्हें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है और उसमें जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। कुलम्ब जो है वो चार्ज की यूनिट है। आगे आते हैं जी, जब हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो E/m रेशियो तो हमें पहले पता लग गया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो हमें E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने डिवाइड कर दिया किससे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। तो E से E कट जाएगा, Me आ जाएगा, तो Me की वैल्यू आ गई, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आई वो आई कुछ 9.1 × 10⁻31 kg। आइए चलिए जानते हैं कि उसने ये कैसे किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को उसने कैसे किया। तो उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा सा सेटअप लगाया, राइट। इसमें उसने एक एटोमाइजर लिया, एक चार्ज मेटल प्लेट ली जिससे पॉजिटिव चार्ज था, एक चार्ज मेटल प्लेट थी जिसपे नेगेटिव चार्ज था। बेसिकली इसको समझे तो उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, जिसको उसने किससे अप्लाई किया भैया, एक बैटरी से कनेक्ट करके। एक चैम्बर लिया और एक एटोमाइजर लिया, बहुत बढ़िया। अब नीचे उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया कि भाई अंदर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, एक लाइट सोर्स लगा दिया जिससे कि उसको अच्छे से दिख सके। अब आगे बढ़ते हैं कि उसने किया क्या। उसने क्या किया, एक ऑयल लिया, ऑयल को एटोमाइजर से क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए और उसको ऐसे छिड़का इस तरीके से इस चैम्बर में, ठीक है। तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप पार्टिकल जो होंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या करने लगेंगे भाई। तो आइए देखते हैं उसने इस चार्ज को कैलकुलेट कैसे किया, जो कि आया हमारा -1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। तो उसने एक ऐसा चैम्बर लिया
चैम्बर में एक एटोमाइजर लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे जनरेट किया भाई, उसने एक बैटरी से जनरेट किया, पोटेंशियल उसका कुछ पोटेंशियल होगा, उसको एमीटर से कनेक्ट कर दिया जी। एक माइक्रोस्कोप लगाया जिससे वो ऑब्जर्व कर सके चीजें, एक लाइट सोर्स लगाया भाई जिससे वो देख सके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब उसने देखा क्या किया भाई, एटोमाइजर के थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट्स डाली, ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास उसने कैलकुलेट कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्रेविटी की वजह से क्या करेंगे जी, ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्रेविटी की वजह से क्या करेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। बहुत बढ़िया, ये ग्रेविटी की वजह से कुछ ऑयल ड्रॉप्स इस जो भी ये प्लेट है आपकी, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके होल से पास होते हुए नीचे जाने लगेगी। बोलो बात समझ में आ रही होगी। तो ऑयल ड्रॉप्स यहाँ, ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आने लगेंगे। अब मैंने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दे रखा है, नीचे नेगेटिव चार्ज है ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि ऑयल ड्रॉप्स का जो है रेट गिरने का वो धीरे धीरे स्लो होता रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑयल ड्रॉप्स का जो ड्रॉपलेट का जो रेट है वो क्या हो जाए, जीरो, यानी कि वो कहीं बीच में आके रुक जाए, वो गिरना बंद कर दे जी। इस मोमेंट पे क्या होगा, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी वो इस डाउनवर्ड फोर्स यानी ग्रेविटी को क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब आपकी ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आके क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। अब आते हैं इधर भाई, उसने क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स लगा रखा है किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपवर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू जो आएगी वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई। बात समझ में आती है भाई। डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर आएगा जी, मास इनटू ग्रेविटी, डाउनवर्ड फोर्स mg के बराबर। बहुत बढ़िया। इस सिचुएशन पे जहां पे ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे गिरना बंद कर गई है, उस सिचुएशन पे दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो Q इक्वल टू mg आ जाएगा भैया। तो यहाँ से चार्ज निकालना तो आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मास ऑफ ऑयल ड्रॉप पता है, ग्रेविटी मेरे को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने खुद ने अप्लाई किया है तो मेरे को पता है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, चार्ज। तो चार्ज कितना आया भैया, चार्ज आया -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। पोस्ट करिए। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे मिलिकन ने इस चार्ज को कैलकुलेट किया। तो उसने एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर कुछ गैस भरी हुई होगी, उसने क्या लिया, एक एटोमाइजर लिया, उसमें ऑयल भर दिया। बहुत बढ़िया जी। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, एक ये और एक ये। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा और नीचे नेगेटिव चार्ज रखा, और एक होल कर दिया। इसमें एक ऊपर वाली प्लेट में क्या कर दिया, होल कर दिया, जिससे कि ऑयल ड्रॉपलेट जो वो गिरेगा वो नीचे आ सके। उसने एक और चीज करी भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा उसने एक्सरे, एक जगह से एक्सरे और मारी भाई, क्या मारी जी, एक्स रेज मारी। समझते हैं, समझेंगे समझेंगे समझेंगे। तो और एक क्या लगाया जी, उसने एक माइक्रोस्कोप लगाया, माइक्रोस्कोप लगाया, एक लाइट सोर्स लगाया, जिससे वो देख सके, जिससे वो क्या कर सके, देख सके अंदर क्या हो रहा है। और एक लाइट सोर्स उनने एक्सरे का भी रखा, जिससे क्या होगा, जो अंदर पड़ी हुई एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। उसने चैम्बर लिया, चैम्बर में क्या करा, सबसे पहले क्या करा, इस एटोमाइजर के जरिए ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाए और उसने वहां से छिड़काव करना चालू कर दिया। ग्रेविटी की वजह से ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे आने लगेंगे, और क्या होगा भैया, यहाँ से ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे आएंगे। जैसे ही एक्सरे पड़ेगी, जो एयर होगी अंदर वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज होके क्या करेगी, क्या ऑयल ड्रॉप्स पे जाके, ऑयल ड्रॉपलेट्स पे क्या करेंगे, चिपकने लगेंगी भाई, उस पर चार्ज आ जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई, उस चार्ज पार्टिकल को, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को उस चार्ज पार्टिकल पे, यहाँ से ऑयल ड्रॉप गिर रही है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, गिनी चुनी आ रही है भाई, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि जो ऑयल ड्रॉप है फॉल कर रही है, उसका जो रेट है गिरने का, उसको या तो स्लो कर सकूं, बढ़ा सकूं, इवन रोक भी सकूं। जब मैं उस ऑयल ड्रॉप के, ऑयल ड्रॉपलेट के रेट को, गिरने के रेट को मैं रोक दूंगा, उस टाइम पे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर। अपवर्ड फोर्स कौन सा और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, डाउनवर्ड यानी नीचे गिर रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, बोलो हाँ ना।
तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg के बराबर। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, जो उसके मोशन को रिटार्ड करे, कौन कर रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बराबर है, QE के बराबर है। यहाँ तक मामला सेट है। तो QE किसके बराबर आ गया जी, QE इक्वल टू mg के बराबर आ जाएगा। कब, जब ये ऑयल ड्रॉप क्या कर जाएगी, इसका मोशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्यों, मुझे ऑयल ड्रॉपलेट का मास पता है, ग्रेविटी पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, चार्ज निकाल सकता हूँ। ये चार्ज हमेशा क्या आता है, उस ऑयल ड्रॉपलेट पे इंटीग्रल मल्टीपल आता है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के। क्यों भाई, गैस आयोनाइज हुई थी, वही तो जाके एब्जॉर्ब हो रही थी, वो एक पर्टिकुलर चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, यानी क्यू क्या आ रहा है भाई, NE के बराबर। तो सबसे छोटा चार्ज जब हमने निकालने की कोशिश की, जो सबसे छोटा चार्ज आया उसकी वैल्यू आई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं से वैल्यू आई कि जो सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है। और कितना है, कितना नेगेटिव है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थैंक यू।